हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। किस प्रकार जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं वे धीरे धीरे और सामाजिक परिवर्तन उसमें किस प्रकार हुआ और फिर काफ़ी बदलाव हुए, हेर फेर हुआ। कुछ चीज़ें किसी स्थान से दूसरी स्थान किसी व्यक्ति मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, फिर इसके बाद किस प्रकार उसका प्रचार प्रसार हुआ और क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्या थी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम अपना जो चैप्टर है उससे शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका यह है कि उसकी बोली भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आम तौर पर इसका तात्पर्य या फिर इसका अर्थ ये होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु और उड़ीसा या फिर उड़ीसा में रहता है। इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कहने का मतलब जब हम किसी जो व्यक्ति है या फिर जब हम किसी का जैसे परिचय देते हैं तो कहते हैं हम ये व्यक्ति जैसे असमी है या फिर बंगाली है, और या फिर कहते हैं कि जैसे कि केरली है, तो कह उससे उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, इन सब की पहचान जुड़ी होती है। तो हम सीधा सीधा हम चेर और मलयालम भाषा का विकास सीधा हम इस पे आते हैं कि किस प्रकार अब ये हम ये जो भाषा वगैरह विकसित हुई वे कैसे विकसित हुई, इसकी ओर सीधा सीधा बढ़ते हैं। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर्संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। मौद्यपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का ही एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। धीरे धीरे जो भाषा है अब उसका कैसे कैसे विकास हो रहा है, उसमें एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि ये जो मौद्यपुरम का चेर राज्य है, जो कि एक ये प्रायद्वीप का एक भाग था, जो कि आज केरल का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इन इलाके में क्या होता था, मलयालम भाषा बोली जाती थी और उनकी जो लिपियां हैं अभिलेखों में उसका प्रयोग किया जाता था। और इसका जो प्रमाण मिला है, उपमहाद्वीप की जो सरकारी अभिलेख हैं उसमें इन भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सबसे पहला उदाहरण है भाषा विकास का। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है,
संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से ये संस्कृत की श्रेणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है कि हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अब क्या हुआ कि जो ये अब जो नई नई भाषा और विकसित हो रही थी, उसी में से कुछ काव्यों के नाम दिए गए हैं। मलयालम भाषा में साहित्य लिखे गए थे और इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने को मिलता है मलयालम भाषा में लिखा गया, वे एक ग्रंथ जो है लीला तिलकम, ये एक व्याकरण पुस्तक है और काव्य शास्त्रीय विषय है। और इसके अलावा मणिप्रवालम ये लेखन शैली है। इसका अर्थ ये होता है हीरा और मूंगा। जैसे हीरो के नाम होते हैं कई, जो चमकीले पत्थर, उनकी कई प्रजातियां होती हैं, उसके विशेष नाम, तो उसको उससे संबोधित किया गया है। मणिप्रवालम शैली ये एक लेखन शैली है, उसकी बात की है। तो अब जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, जो शैलियाँ हैं, वे क्षेत्रीय व भाषाई के लिए अब उभर कर सामने आ रही थी। ये देखिए चित्र 1, मलयालम में रचा आरंभिक केरल का अभिलेख जो मिला था, अभी हमने ऊपर इसी के बारे में पढ़ा था, ये वही अभिलेख है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है कि दुनिया का मालिक। अब इसका जगन्नाथ संप्रदाय का अर्थ बता रहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो कि आगे चल के इसमें जो भगवान विष्णु हैं उन शब्द का पर्यायवाची माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो आज भी उड़ीसा का जो मंदिर है जगन्नाथ, उसमें कृष्ण, बलराम और जो सुभद्रा उनकी बहन थी, इन तीनों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं काष्ठ मतलब लकड़ी की, जो कि अपूर्ण रहती है, जिनके हाथ मतलब पूर्ण नहीं होते और उनका जो शारीरिक प्रतिमा होती है वो पूरी होती है। तो ये उसी की बात कर रहा है। काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा
अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रति नियुक्ति घोषित कर दिया। ये जो स्थानीय लोगों की जो भक्ति थी, श्रद्धा थी, उसकी बात कर रहा है। ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर था, प्रारंभ में ये बहुत छोटे, मतलब कि इसके जो आज आधुनिक मंदिर देखे जाते हैं वैसे नहीं थे, कुछ अलग हटके थे। तो आगे चल के इसमें क्या हुआ, जो राजा हैं गंगवंश के, उन्होंने बहुत ही अच्छा मंदिर बनवाया, जिनका नाम अनंत वर्मन था। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। इसके अलावा जो राजा हुए, एक 1230 में अनंग भीम तृतीय, इन्होंने क्या किया, अपने को जो जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ राज्य का पुरुषोत्तम व्यक्ति बताया और खुद को, और जो राज्य है उन सबको, जगन्नाथ जो देवता हैं, उसमें जो प्रतिमा और जो देवी देवता हैं, उनको अपना राज्य सौंप के अपने आप को प्रतिनियुक्ति घोषित किया जगन्नाथ संप्रदाय के। ये देखिए कुछ इस प्रकार की प्रतिमा बनाई जाती है। ये कृष्ण है, ये बलराम है और ये सुभद्रा है। जैसे जैसे इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में भी इसकी जो सत्ता है वह बढ़ती चली गई। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, ये उसकी बात कर रहा है। अब इसकी जो सत्ता है वह बढ़ती चली गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुग़ल, मराठों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। अब जो जगन्नाथ है वे तीर्थ स्थल के रूप में उभर के आने लग गया और तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र बन गया, और राजनीतिक मामले में इसकी जो सत्ता है वे बढ़ती चली गई। और जैसे मुग़ल और मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब ने अपना मंदिर पे विशेष अधिकार करने की कोशिश की, जिससे कि आम जो जनता है वहाँ की, वे उनके प्रभाव में आए और उनका शासन स्वीकार कर ले। आम जनता जो मंदिर के आसपास रहती थी, उन सब की बात कर रहा है। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा शिखर है और कुछ विशेष प्रकार की आकृति है। राजपूत और शूरवीरता की परंपरा, ये सब स्थानीय लोगों द्वारा, देखिए, अब जो राजपूत थे और जो उनकी शूर्य वीरता की परंपराएं हम सुनते चले आ रहे हैं, राजपूत ये ऐसे होते हैं, राजपूत वैसे होते हैं। अब उनकी देखिए थोड़ी सी एक झलक। 19वीं सदी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जाता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात अधिकांश रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह हैं जो उत्तर तथा मध्यवर्ती भारत में अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं।
यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदान की। अब ये बात कर रहे हैं राजपूत की। जो राजस्थान में इनका प्रमुख स्थान था, और जो वहाँ की जनता रहती थी, जो भी पब्लिक थी, जो आम लोग थे, उसमें राजपूत तो रहते ही थे, लेकिन उसमें सामान्य जनता भी रहती थी। उनके अनेक समूह पाए जाते थे, जो कि राजस्थान के उत्तरी और जो राजस्थान का मध्य भाग है वहाँ पर अधिक जो राजपूताई समूह थे वे अधिक पाए जाते थे। और जो राजस्थान जो है एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में उभर कर आया था। उनकी रहन सहन और कलाकृति बहुत भिन्न देखने को मिलती है। ये संस्कृति सांस्कृतिक परंपरा वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलेखों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। जो संस्कृति थी राजस्थान की, जो संस्कृति थी, ये उनकी बात कर रहे हैं कि जो शासक थे वहाँ के, राजस्थान के, वहाँ की जो संस्कृति थी उसके साथ बहुत अधिक जुड़े हुए थे, और जो अभिलेख के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर भिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसे ही शासक थे। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्हें रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। क्या हुआ? ये जो राजस्थान में शूरवीर जो शासक हुए उनकी बात करता है। जैसे संस्कृति में ये सब जो थे, ये सब बड़े बड़े घराने राज परिवार से राजस्थान के राज परिवार से जो जुड़े हुए थे। जैसे उसमें पृथ्वीराज चौहान की बात करता है, उसमें उनकी जो योग्यता है, उनका जो प्रशासन है, उसके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। उनके जो आदर्श थे वे आज इतने वर्षों पश्चात भी जो लोगों के हृदय में जीवित है। जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु को स्वीकार किया था। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से सुरक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते हैं, और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें एवं प्रोत्साहित करेंगे। जनसाधारण भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, ऐश्वर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। जैसे पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनकी शूरवीरता जो है
वो लोगों के हृदय में जीवित रहे, उसके लिए अनेक प्रकार से काव्य लिखे गए हैं, गीत लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को और प्रोत्साहन, जैसे कि सामान्य जो जनता होती है उनके प्रोत्साहन की बात करते हैं, उनके चरित्र से प्रेरणा लेने के ऊपर जोर देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि जो कहानियाँ हैं और जो किस्से हैं और जो नाटक संबंधी जो भी अच्छे गुण हैं वे एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। ये जो संस्कृति है ये इन्हीं से संबंधित है। जब ये एक दूसरे से प्रभावित होंगी तो इसका विस्तार और अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के बारे में कहा है। अब आगे, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? बिल्कुल हाँ। कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब जो पुरुष है स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रण किया गया है कि जो महिला अपने शूर वीर पतियों का जीवन मरण दोनों के अनुसरण करती थी और सती प्रथा यानी विद्यमानों द्वारा अपनी मृतक पतियों के चिता पर जिंदा जलाने की जिंदा जलने की जो प्रथा थी उसकी कुछ कहानियों का उल्लेख किया जाता है। ये उनकी बात कर रहे हैं, सती प्रथा की बात कर रहे हैं, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। समाज में ऐसी, जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान की सूरवीरता और काव्य की बात करी, गीतों की बात करी, तो ठीक वही बात ये कहना चाहता है कि क्या महिलाओं की स्थिति में ऐसा नहीं होता था? बिल्कुल, महिलाओं की स्थिति में भी ऐसा होता था। महिलाएं क्या करती थी? अब महिलाओं का उल्लेख, जैसे कि किसी विशेष स्त्री को संरक्षण प्रदान करना, उसके लिए युद्ध हो जाता था, या फिर कोई राजकुमारी या फिर कोई रानी जिसे अन्य पुरुषों से उनकी रक्षा करना। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की महिलाएं हैं जिनका उल्लेख मिलता है। जैसे रानी पद्मावती का उल्लेख मिलता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी अपनी रानी बनाना चाहता था। तो ऐसी कई लड़ाइयाँ हैं, कई युद्ध हैं जिसमें महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिस प्रकार पुरुषों का मिला है। तो जैसे ये सती प्रथा की बात करिए कि जो पति होते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनकी स्त्रियां होती हैं, उनकी पत्नी होती हैं, अपने आप को उनके शव के साथ चिता पर उनके साथ बैठती थी और उन्हें मतलब वो जिंदा जलाती थी। इन्हें सती प्रथा कहा गया है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। बिल्कुल। क्षेत्रीय सामंतों से परे कथक नृत्य की कहानी, जो कथक नृत्य है उसकी कहानी, यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के कुछ एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी,
ये बात कर रहा है कथक की। उत्तर भारत में अब उसका इतिहास बता रहा है कथक का। जो उत्तर भारत है हमारा, उसमें एक जाति थी जो कि कहानी सुनाती थी, कथा सुनाती थी। कथा यानी कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा जो वाचन को अलंकृत किया करती थी। अब क्या होता है, ये जो उत्तर भारत में रहने वाले जो कथा सुनाते थे, कथाकारक थे, और वे अपने हाव भाव से अपनी जो भी स्टोरी होती थी, जो कहानी होती थी, वे शरीर के हाव भाव से और हाथ पैर हिला के नृत्य मुद्रा करके ये सब कहानी के रूप में कहते थे। कथावाचक को अलंकृत करते थे। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। जिन्हें रामलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। ये कथा की बात कही है कि उसमें जैसे शारीरिक क्रियाएं करके इसके बाद कुछ हाव भाव प्रकट करके नृत्य कथक करते थे। कथक बाद में ये एक नृत्य बन गया। तो उसमें रासलीला वगैरह जो कहानियाँ हैं उसको इस हाव भाव से प्रकट करते थे। मुग़ल जो बादशाह हैं उनके जो अभिजात शासक ने कथक को अपने राज दरबार में प्रस्तुत किया। मतलब उन जो मुग़ल साम्राज्य राज्य था उसमें जो कथक नृत्य हैं उनको उन्हें संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा ये जो नृत्य है अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गए। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फले फूले। राजस्थान, जो कि राजस्थान का जयपुर के राज दरबार में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिर अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। राजस्थान के ये जो कथक है उनकी बात कर रहा है। पहले तो इन्हें जो राज दरबार था उसमें स्थान प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे ये दो राजघरानों में फला फूला। और सबसे पहला है राजस्थान जो कि जयपुर में है। इसके अलावा लखनऊ में इनकी जो इन्हें जो संरक्षण प्रदान किया जा रहा था घरानों में किया जा रहा था। तो जो पहला है राजस्थान और दूसरा है लखनऊ। इसके अलावा जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्होंने भी इसे संरक्षण प्रदान किया। कथकली जो नृत्य है उसकी बात की जा रही है। इसका जो काल 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। अब घरानों से निकलकर इनकी जो ख्याति है वे फैलती चली गई। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ये सब जो क्षेत्र थे, वे इलाके थे, वे उभर कर सामने आने लग गए थे। यहाँ पे जो नृत्य वगैरह जो कथक था वे विस्तृत होता चला गया। इसकी प्रस्तुति में कलिष्ठ तथा द्रुत पद संचालन
उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभियान पर जोर दिया जाने लगा। अब उसमें जो श्रृंगार किया जाता था कथक के समय, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आए। क्या है ये द्रुत पद संचालन, ये जो पैरों की मुद्राएं हैं उसमें, इसके अलावा जो उत्तम वेशभूषा मतलब किस प्रकार का अलंकरण जो होते हैं वे पहनेंगे, और इसके अलावा जो वस्त्र हो गए इन सब को कुछ और विशेष परिवर्तन आया और अच्छे से इसे प्रस्तुत किया जाने लगा। अनेक अन्य संस्कृतियां गतिविधियों की तरह कथक जो भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश के इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। अब इसे जो ब्रिटिश शासनकाल था और उनका जो शासन था वो हमारे भारत में काफ़ी लंबे समय तक चला था। उनके नापसंद करने के बावजूद भी ये सजीव रहा और इसको स्वतंत्रता जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद इसे जो शास्त्रीय नृत्य थे उसमें से 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रमुख बातें ये सब कोई ख़ास बात नहीं दी गई, सबसे प्रमुख बात इसमें यही है, मेन मुद्दा। इसमें बातें घुमा फिरा के बहुत सी कही गई है, लेकिन इसका जो मुख्य सार है वे यही है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, आधुनिक समय की बात करें, तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा केरल में कथकली जो है, इसके अलावा उड़ीसा में ओडिसी नामक जो नृत्य है वे शास्त्रीय नृत्य है, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, और इसके अलावा जो मणिपुर है वहाँ पे मणिपुरम। संरक्षकों के लिए लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या है? लघु चित्र जो एक बहुत बड़े से चित्र को एक छोटे से चित्र में दिखाया जाना, चित्र का एक छोटा आकार, उसे कहते हैं लघु चित्र। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मतलब यही बताया गया है कि धीरे धीरे समाज में लघु चित्र अलंकृत होने लग गए थे। इसके अलावा देखिए मुग़ल बादशाहों ने इसे संरक्षण प्रदान किया, जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहाँ हो गए, इन्होंने विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा ये जो चित्रकारी थी, लघु चित्र, इसका एक उदाहरण है। इसे जो पांडुलिपियाँ हैं और जो ग्रंथ वगैरह थे और जो कृतियाँ लिखी गई थी उसमें विशेष स्थान मिलने लगा, और उस पे जैसे लघु चित्र है वे बनाए जाने लग गया। जो कि एक विशेष प्रकार की जो व्यक्ति है उसमें एक विशेष प्रकार की जो दर्शक है उसमें रुचि प्रदर्शन करने लग गए थे। और इसके अलावा ये जो लघु चित्र था, वे जो राजपूत घरानों का जो राज दरबार था वे अधिक प्रभावित हुए थे इस चित्रकला से। इसके अलावा
ये जो चित्रकारी जब निकल कर सामने आई, तो जो ये है मेवाड़, जोधपुर और बूंदी, कोटा, किसानगढ़, ये सब जो है ना, इन सब में ये जो स्थान है, वो जो स्थान है वहाँ पे उभर कर आने लग गया। इसके अलावा फिर जो स्थान कौन कौन से हैं, वे हैं मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशानगढ़। इनकी जो पौराणिक कथाएं थी इन स्थानों पे लिखी गई थी, और जो काव्य थे उन पर इसका उन सब ग्रंथों में जो लघु चित्र हैं वे बारंबार देखने को मिलते चले गए। इस प्रकार लघु चित्र उभर कर व्यक्ति के मतलब सामाजिक दृष्टि में सामने आया। ये भी देखिए एक लघु चित्र का उदाहरण है, जिसमें जो ये देखिए महाराणा राजा सिंह द्वितीय जो हैं, वे उनका एक लघु चित्र है, और ये क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं अपनी प्रजा के साथ। इसके अलावा ये एक लघु चित्र का उदाहरण है, जिसमें श्री कृष्ण और उनकी गोपियाँ जो हैं रासलीला कर रही हैं, उनका एक चित्र देखने को मिलता है। इसकी एक छोटी सी देखिए संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी दी है। 17वीं शताब्दी के बाद पहले वर्षों में इन क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वही भानुदत्त में रसमंजरी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल काल मैदानी इलाकों की अनिश्चितता से बचाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करें। अब जो लघु चित्र था उसी से एक साहसपूर्ण और जो भाव प्रवीण शैली का विकास हुआ, और ये धीरे धीरे किस नाम से जाने लग गई, ये बसोहली शैली के नाम से जाने लग गई, और आगे चलकर ये बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। ये जो भावुदत्त की जो सरमंजरी है 1739 में नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ, उसमें जब दिल्ली विजय हुई और नादिर शाह ने दिल्ली को जीत लिया, तो जो मुग़ल कला और मैदानी इलाकों की जो अनिश्चितताओं से बचने के लिए जो भी व्यवस्था उथल पुथल हो रही थी नादिर शाह के आक्रमण से 1739 में, उसकी व्यवस्थाओं से बचने के लिए वे इस स्थान को छोड़कर जो दिल्ली है और जो आसपास का क्षेत्र है उसे छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने पलायन कर लिया। जो इस शैली के जानकार थे या जो इस शैली का निर्माण किया करते थे, उनकी बात की जा रही है। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कंगड़ा शैली विकसित हुई। अब देखिए लघु चित्र से ही ये सब निकल के आ रहा है। सबसे ऊपर हमने पढ़ा था, देखिए बसोली शैली लघु चित्र का ही एक रूप है, जिसे जब दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया
तो जो भी वहाँ की जनता थी, जो बशोली शैली की जानकार थी, वे वहाँ से हस्तांतरित करके अब पहाड़ियों के क्षेत्रों से पलायन करके आगे की ओर बढ़ी और वहाँ फिर एक और कांगड़ा शैली की उत्पत्ति हुई। एक नई शैली सामने निकल कर आई। 18वीं सदी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। अब जो कांगड़ा शैली है, उसके आने से जो चित्रकला थी वो और अधिक रोचक बनने लगी, दिलचस्प बनने लग गई। एक नई जागृति उत्पन्न हो गई। उनकी प्रेरणा के जो स्रोत थे, वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली की जो विशेषता है वे क्या थी? सबसे पहले ये वैष्णवों से प्रभावित थी, वैष्णव जो परंपरा थी उससे प्रभावित थी, और ठंडे नीला जो रंग है उसकी बात करी, और जो हरा रंग है वे, और इसके अलावा जो कोमल रंग है, इन सब का उपयोग इस शैली में किया जाता था। याद रहे कि साधारण जो स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्शों आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करती थी। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत जो लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रखे रहें। उनकी संरक्षण की बात की गई है जिन चित्रकलाओं की। बंगाल, नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगला के लोग हमेशा बंगली भाषा ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगली संस्कृत से निकली है। संस्कृत जो भाषा है, जो उसे बंगला भाषा है, वे संस्कृत की ही एक शाखा है। वहाँ संस्कृत भाषा से ही निकली है बंगलाई भाषा। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। शुरू में जो बंगलाई लोग थे, वे संस्कृत से निकली जो भाषा थी उसे नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? अब देखिए, अब जो बंगलाई भाषा है उसमें उतार चढ़ाव किस प्रकार आया। ईसा पूर्व 4वीं एवं 3री शताब्दी में बंगाल और मध्य बंगला और मगध के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 14वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और
7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता रहा है। देखिए, जो बंगला भाषा है ना, वे आज की जो तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि बंगला भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन जो इसमें आरंभिक उतार चढ़ाव हुए थे वे इस वजह से हुए थे कि जो लोग व्यापारी थे, जो अधिकतर मगध से थे, इन सब का जो व्यापार था अधिक मतलब आवागमन में जो व्यक्ति आते जाते तो उनके साथ नई भाषा, नए शब्द जुड़ते चले जाते, और समय के साथ साथ जो गुप्त राजा हुए, गुप्तवंशी राजा थे, उनका जो राजनीतिक नियंत्रण जो बंगला का उत्तरी भाग है, उत्तरी बंगला पर अधिक स्थापित हुआ। वहाँ पे जो ब्राह्मण हैं वे सब बसे। ब्राह्मण क्या जानते हैं, अधिकांश ये ग्रंथ वगैरह लिखते हैं जो कि ये संस्कृत के बहुत अधिक अच्छे ज्ञाता थे। इसके अलावा जो व्यापारी थे और जो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित था और ब्राह्मण वगैरह बसे थे वहाँ पे आके। इसके अलावा जो चीनी यात्री हुएनसांग आया, तो जब वो बंगाल में आया तो उसने और अधिक स्थानों से तुलना करी तो देखने को ये मिला कि जो बंगला के लोग हैं वे अधिक संस्कृत बोलते हैं, अर्थात संस्कृत के शब्दों का अधिक उपयोग करते हैं। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। अब इसका विस्तार दिया है कि जो बंगाल था उसमें सबसे पहले प्रारंभ में सुल्तानों का शासन हुआ, और इसके अलावा फिर जो दिल्ली में जो शासक हुए, अलग सुल्तान हुए, तो उनकी अलग अलग जो क्षेत्राधिकार थे उन सब में बंगाल भी आता था। इसके अलावा बंगाल पे आक्रमण किया अकबर ने बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया, जिसे बाद में सूबे का नाम दिया। हालांकि जब अकबर ने इस पर आक्रमण किया तो ये जो मुग़ल लोग थे और उसकी जो देख रेख करते थे, संरक्षण प्रदान किया करते थे, वे फारसी भाषा का अधिक उपयोग करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो आम जनता थी जो वहाँ पे काफ़ी वर्षों से रहती थी, वे अपने सामान्य भाषा जो कि बंगलाई भाषा थी उसी का उपयोग करती थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषा तथा बोलियों का बंगली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास में अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरी। जैसा कि हमने अभी देखा कि ब्रिटिश ने जो सुल्तान थे उन्होंने आक्रमण किया, फिर मुग़लों ने आक्रमण किया, फिर इसे सूबा नाम दिया गया। तो इसमें कई उतार चढ़ाव से जो ये बंगलाई भाषा है वे कई उतार चढ़ाव से गुजरी।
इसके अलावा गैर सांस्कृतिक शब्दों में एक विशाल शब्द भंडार जो जातीय भाषाओं फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक शास्त्रों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत श्रेणी और दूसरी श्रेणी उससे स्वतंत्र थी। ये बंगाली भाषा को दो श्रेणी में बांट दिया, एक तो संस्कृत श्रेणी और दूसरी स्वतंत्र। जो पहली श्रेणी में जो संस्कृत है, महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़िया वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। प्रथम श्रेणी में कुछ विशेष प्रकार के जो महाकाव्य हैं, आंदोलन है, भक्ति आंदोलन और चैतन्य देव हैं, उन सब की जो लेखनी है वो सब सम्मिलित है। जो दूसरी श्रेणी है, इसमें साहित्य शामिल है, जैसे मैनावती, गोपी चंद्र के गीत और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं और लोक कथाएं, ये साधारण जो बांग्ली दूसरी श्रेणी है उसमें आते हैं। तो इसके अलावा देखिए ये छोटा सा ये दे रखा है कि जो मैनावती और जो गोपीचंद और धर्म ठाकुर, मैनावती गोपीचंद और धर्म ठाकुर इनकी माँ थी। उन्होंने अपने बच्चों को वैराग्य की ओर मतलब प्रोत्साहित किया था जाने के लिए, तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। यही छोटी सी बात है यहाँ। और देखिए पीर का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इसके अलावा पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि अनेक ऐसे पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि उसकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच की है। और जो दूसरी श्रेणियाँ हैं वे मौखिक रूप से पाई गई है और ये कहीं सुनी जाती थी, लिखित रूप में नहीं है, ये मौखिक रूप में है। इसीलिए इसका काल निर्धारण सही कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर, देखिए पीर क्या है, पीर का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। देखिए 16वीं शताब्दी के लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपज क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण और पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। और ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। जो कम उपजाऊ क्षेत्र थे बंगाल में, उसे छोड़कर वे अब ऐसे जंगल और दलदली इलाकों को साफ़ करके उधर की ओर बढ़ने लगे और क्या करने लगे, उनको साफ़ करके धान की खेती करनी शुरू कर दी। और स्थानीय जो कछुआ और स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो थे वे अक्सर जनजातीय थे, किसानों के एक नए समुदाय में मिल गए, जो धीरे धीरे ये बंगाल का सामाजिक बदलाव है, जो कि एक पहले कम उपजाऊ वाले क्षेत्र में रहते थे, ये एक प्रकार की जनजातियां थी। फिर इन्होंने जंगल साफ़ किया, दलदली भूमि को जहाँ भी उपजाऊ भूमि मिली वहाँ पे इन्होंने कृषि करी, और ये धीरे धीरे जो समुदाय थे ये नए किसान के रूप में उभर कर आए, एक नए समुदाय के रूप में ये सम्मिलित हो गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर
उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण केंद्र के रूप में काम आते थे। जो मुग़ल नियंत्रण था, वे बंगाल की बात कर रहे हैं। जो मुग़ल नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित हुआ था, तो वहाँ जो भूमि थी वहाँ पे वे मस्जिद बनाते थे, क्योंकि इससे लोग इस्लाम धर्म की ओर अधिक आकर्षित होंगे और उसे अपनाएंगे। प्रारंभ में बाहर से आकर वहाँ बसने वाले लोग इस अवस्थित परिस्थितियों में रहने लगे। कुछ अवस्था अथवा आश्वासन चाहते थे। वह सुख सुविधाओं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये जो नेता हैं, शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ और स्नेह तथा आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। अब वहाँ की सामाजिक जो अवस्था थी उनकी बात बता रहा है कि जो कुछ लोग तो बाहर से आके बसे और कुछ लोग जो वहीं थे स्थायी रूप से, वे वहीं थे। और उसमें से जो प्रमुख लोग थे, वे नेता के रूप में उभर कर सामने आए। इस्लाम धर्म की बात करी है। और धीरे धीरे वे क्या करते थे, वे जो नेता के रूप में सामने आए, वे शिक्षाएं देते थे और निर्णायक भूमिका अदा करते थे। तो सामान्य जनता थी, वे सोचती थी वे उनके पास से एक अलौकिक शक्ति है, जिससे कि सामान्य जो जनता है उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये मस्जिद के अंदर जो नेता थे, जैसे उलेमा हो गए जो धर्म प्रचारक होते हैं, जो धर्म उपदेशक होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे उनको पीर कहा जाने लग गया था। उनको सामान्य जनता का ये मानना था कि वे एक अलौकिक शक्ति रखते हैं। इस वजह से इसके अलावा आगे इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभव, साहसी और उपनिवेश वेदात्मक प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, भिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और ये जो उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। जिस पीर की हम अभी बात कर रहे थे, ये उन्हीं की बात बता रहे हैं कि जो पीर थे उनके प्रति लोगों की बहुत अधिक आस्था बढ़ती चली गई। जैसे योद्धा हो गए, सैनिक हो गए, ये सब उसमें एक विशेष प्रकार की श्रद्धा रखते थे और उनको भी मानते थे जो ये पीर हैं उनमें एक जीवात्मा बस्ती है। और धीरे धीरे ये अधिक लोकप्रिय हुए और इनकी मज़ारें बनने लगी। पश्चिम बंगाल और नहीं सिर्फ बंगाल में सबसे ज़्यादा मज़ारें देखने को मिलती है। जीववाद वो होता है जो कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं और उनकी जो जड़ है वे प्राकृतिक रूप से ये सजीव हैं, मतलब जो कि एक सजीव और एक निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो सजीव है मतलब एक प्रकार की जैसे मनुष्य जीवित है उस प्रकार की बात कही है। इसके अलावा जो ये देखिए, इसी की एक 15वीं शताब्दी में बंगाल के कुछ मंदिर दिए गए हैं। ये देखिए चित्र 11 बाय 2 चला छतदार झोपड़ी और 4 चला छतदार
दो चला जिसमें दो तरह की छत पड़ती है दो तरफ से, और चौचाला जो ये मंदिर है इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि इसमें चार तरफ से छत पड़ती थी। इसके अलावा कुछ ये कलाकृति वास्तुकला की बात करिए, इसमें जो श्री कृष्ण बीच में है और ये सब जो ये है ये गोपियाँ हैं। ये एक मंदिर का विशेष प्रकार की जो छत है ये उसका दृश्य दिखाया गया है, उसकी कलाकृति। इसके अलावा जो मछली और भोजन ये सब वहाँ की जो सामाजिक जैसे कि व्यवस्था थी उसकी बात करी है कि ऐसे बहुत से जो स्थान हैं जो बंगला में, उसमें जो कलाकृतियाँ की गई हैं दीवारों पर और इसके अलावा छतों पर और विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियाँ वहाँ पर उसमें धान और जो मछली है उनकी कलाकृति के बारे में बताया गया है। जैसे कि कई स्थानों पर जहाँ पे ऐसे चित्र देखने को मिले हैं जहाँ पर जो व्यक्ति है मछली को पकड़ के टोकरी में ले जाते हुए व्यापार के लिए लेके जा रहा है, कुछ ऐसे चित्र देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो धान वगैरह हैं इन सब के भी चित्र देखने को मिले हैं और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ दीवारी रूप में देखने को मिली हैं। ठीक है, और ये देखिए ये विशालक्ष्मी एक मंदिर है, उसकी दीवार पर कुछ इस प्रकार की चित्रकला है। तो मछली का उसमें बहुत अधिक चित्रकारी देखने को मिली है। इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है। आज के लिए ये इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।